माय नेम इज़ तुषार और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन सब के लिए जो CDLSIT कॉलेज में पढ़ते हैं और 2018-19 बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए नई खबर आई है कि उनके रिवैल्यूएशन के फॉर्म आ चुके हैं। जो भी उनका और सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था, थर्ड सेमेस्टर का, तो उन सब के लिए रिवैल्यूएशन फॉर्म इस बार ऑनलाइन जो है CDLU ने उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है कि वो ऑनलाइन जाकर ही अपने रिवैल्यूएशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और वहीं से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस बार उन्होंने ये सबसे बढ़िया काम किया कि उन्होंने जो CDLU क्या करता था पिछले साल तक कि वो अपनी जो ओरिजिनल DMC मार्कशीट होती थी उसको रिवैल्यूएशन फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए बोलता था, जो कि कई बार यूनिवर्सिटी से ही डिले हो जाती थी, तो हमारे पास वो टाइम ही नहीं रहता था कि हम रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरें। तो एक तरह से पिछले साल तक एक ऐसी चीज़ थी जो थी तो लेकिन काम की नहीं थी। लेकिन इस बार रिवैल्यूएशन फॉर्म ऑनलाइन है। रिज़ल्ट के तुरंत बाद तकरीबन 4-5 दिन के अंदर रिवैल्यूएशन फॉर्म आ चुके हैं। तो अगर अभी कोई आप में से रिवैल्यूएशन फॉर्म भरना चाहे तो उससे पहले इस वीडियो को देखिए, और इसमें मैं आप सबको जो कंडीशंस हैं वो सब आपको पहले ही बता देता हूँ, जिनमें से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक दो पॉइंट हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। और मोस्टली ये रूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी एज इट इज़ हैं। मैं भी थोड़ा बहुत दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एल्टर करते हूँ, लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर वही 300 पर सब्जेक्ट आपके रिवैल्यूएशन फॉर्म का लगता है। MDU में भी यही है, CDLU में भी यही है, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यही फ़ीस स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये रिवैल्यूएशन फॉर्म है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही फॉर्म में ये मेरे पास ऑफ़लाइन वाला फॉर्म जो है नेट से मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द कंडीशंस यही हैं। जो भी चेंज होंगे मैं आपको नीचे बिलो जब हम स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि लेटेस्ट में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये जो CDLU की तरफ से है, इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे वो एक ही फॉर्म में सारे भर दिए जाते थे, लेकिन पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़ देने होते थे। और अगर कोई 5-4 सब्जेक्ट अगर किसी ने 5 सब्जेक्ट भर दिए हैं तो उनके लिए कंडीशन होती थी कि उसको केवल वही उसके लिए ऑप्शन था कि जो भी उसने फॉर्म में भरा है, अगर उसने 5 सब्जेक्ट भर दिए और रुपए सिर्फ उसने 3 के पे किए हैं, तो जो भी मिनिमम मार्क्स उसके जिस भी सब्जेक्ट में थे तो उन 3 की चेकिंग होती थी, बाकी 2 की छोड़ दिया जाता था। ये कंडीशन तो खैर अभी भी है, लेकिन मैं आपको एक बार इस कॉलम में कैसे भरते हैं वो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए सीधा अभी कंडीशंस के लिए वीडियो बनाया है, तो हम कंडीशन के ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर रिवैल्यूएशन आंसर बुक्स। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अ कैंडिडेट हु विशेस टू सीक रिवैल्यूएशन ऑफ हिज और हर आंसर बुक में नोट बी। मैं आपको सीधा शॉर्ट में बताता हूँ कि जो जिसे भी ये जो है पिछले साल का था कि उसने जो डिटेल मार्क कार्ड होता है, DMC होती है, वो ओरिजिनल आपको लगानी होती थी, लेकिन इस बार आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपका ऑनलाइन है। उसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत पड़ती है और पेमेंट गेटवे। पेमेंट में 3 तरह के पेमेंट इस बार उन्होंने अलाउ किए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। उसमें क्या है कि आपको 3 पेमेंट गेटवे मिलते हैं। अगर किसी की नेट बैंकिंग है या क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, ये 3 ऑप्शन से वो पेमेंट कर सकता है। बाकी आधार कार्ड, और बस उससे पहले जो सिंपली करना होता है कि वो लॉगिन के लिए
सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपनी आईडी, यूज़र आईडी बना सकते हैं। डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट CDLU वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। तो ऐसे आप जैसे आर पर क्लिक करते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इस पर बात करते हैं। तो इसमें अगली कंडीशन है कि रिवैल्यूएशन इज़ परमिशिएबल इन केस एनुअल सप्लीमेंट्री, जो भी आप सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री आपको ये भरना होता है। इसके अलावा आप जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स देते हैं, वाइवा टाइप या ऐसे, इन शॉर्ट यह आपके सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम जो 70 मार्क्स का होता है लास्ट में सेमेस्टर के, उनके लिए आप ये भर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है एन एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब। तो इसमें बताया गया है कि आपका जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके विदिन 20 डेज़ या आपके DMC रिलीज़ होने के 15 दिन के अंदर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 14 अगस्त तक का टाइम दिया है और आप वहीं से जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई थिंक 25 जुलाई को उन्होंने फॉर्म रिलीज़ कर दिए थे। नेक्स्ट कंडीशन है अ कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन आफ्टर द एक्सपायर। यस ऑफ कोर्स, जब एक्सपायरी निकलने के बाद इस बार लेट फ़ीस का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 14 तारीख ही इसको लास्ट रखा है। तो ये ना समझे कि अगर 14 तारीख निकल गई तो फिर इसके बाद लेट फीस लगा के कुछ ऐसे भर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा चेंज आया है। अ कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन एक्सपायरी। आई थिंक डी ये मैं रीड कर चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल एंट्रीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिवैल्यूएशन शुड बी कम्प्लीटेड। ठीक है, इसमें आपको जो भी डिटेल्स भरनी है, लेकिन आपको इस बार ऑनलाइन भरना है, तो आपको ये सब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो वो उसमें आपकी सारी जो भी आपका प्रोफाइल है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने भर के रखा है। सिर्फ आपको आधार कार्ड फिलअप करना है और बस की पेमेंट करनी है आपको। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिम्मेवारी आपकी है ये वो, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो ऑनलाइन का इतना बेनिफिट CDLU ने इस बार दिया है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको फिलअप करना चाहिए फॉर्म या नहीं करना चाहिए, वो यही है। सेकंड पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको मार्क भी करके बता देता हूँ। ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपको बताएगा कि आपको ये फॉर्म भरना है कि नहीं। तो ये जो 15% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। इसमें बताया गया है कि इफ़ द इंक्रीज ऑफ मार्क्स बिटवीन रिवैल्यूएटेड स्कोर एंड द ओरिजिनल स्कोर इन पेपर डज नॉट एक्सिस्ट 15% of the maximum marks of that paper, the average of the two scores will be taken as final award। तो इसमें क्या है कि अगर आपके अगर इन शॉर्ट में बताऊं कि तो गरीब को और गरीब किया जाएगा और अमीर को और अमीर करते हैं। तो कुछ ऐसा ही है कि जिसके कम नंबर आए हैं उसको जो अब अपडेटेड मार्क्स मिलते हैं वो उनके और पुराने नंबरों के एवरेज दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी के पहले 28 मार्क्स थे और बाद में उसके 40 आते हैं, तो उसने कहा है कि 15% जो मैक्सिमम स्कोर 70 होता है, तो उसके 15% यानी कि 10.5। तो इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपके अगर 15% एक्सीड नहीं करते हैं, यानी कि 15% हुआ 70 का 10.5 एंड 10.5 मीन्स आपके इन टोटल जो प्रीवियस थे रिवैल्यूएशन से पहले के मार्क्स, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर 28 बताए हैं, और आपके बढ़ने के बाद मान लीजिए 40 मार्क्स हुए हैं, तो आपके 40 + 28 जो कि एग्ज़िट नहीं करते हैं 80.5 को,
तो आपको कुल 80.5 से अगर अबाव आपका स्कोर जाता है तो आपको अगर 40 या 50 जितने भी मार्क्स मिलते हैं बढ़ने के बाद तो वो एज इट इज़ मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका 80.5 से नीचे रहता है स्कोर तो आपको दोनों का एवरेज मिलता है। तो जैसे 40 + 28 आपका स्कोर होता है 68, तो इसमें आपका जो है 80.5 से काफ़ी कम रहता है, तो इसमें आपको 68 का जो है एवरेज मिलता है। 68 और 40 का एवरेज डिवाइड बाई 2, तो आपका 68 का हाफ हो जाता है कितना, 34। तो आपको सिर्फ वहाँ पर 34 मार्क्स मिलेंगे। तो जहाँ आपको 40 मिलने थे वहाँ आपको सिर्फ 34 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपके पहले से 40 मार्क्स है, लेट्स सपोज आपके 40 मार्क्स है, अगर आपके 2 नंबर भी वहाँ पे पड़ते हैं 42 हो जाते हैं, तो जो कि 80.5 से अबाव स्कोर जाता है, तो आपको 40 + 42 का एवरेज नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट 42 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यह रूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही अगर आपके मार्क्स अगर डिक्रीज़ करते हैं तो आपको अगर 10% से अबाव नहीं जाता है तो 10% 70 का 7 मार्क्स होता है। तो यानी कि इन टोटल आपके अगर 77 मार्क्स से ऊपर स्कोर जाता है तो आपको एवरेज नहीं डायरेक्ट मिलेगा। और अगर आपके इस क्राइटेरिया के अंदर बिलोंग करता है तो आपको इसके एवरेज मार्क्स मिलेंगे। मतलब 77 से अगर नीचे रहता है तो आपको एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। हाँ, एक इसमें ये भी है कि अगर कोई फेल हुआ बच्चा फेल हो जाता है या 28 मार्क्स से कह सकते हैं कि जिसकी AIT के या री-आई होती है तो बैकलॉग लगी होती है, तो वो अगर फॉर्म भरता है तो उसका रीअपियर कैंडिडेट है या मतलब जिसने दोबारा से री का एग्ज़ाम दिया है, ऐसे बच्चे जो भी हैं उनके जो मार्क्स अगर अनचेंज रहते हैं, मान लीजिए अगर किसी के 20 मार्क्स हैं आउट ऑफ 70 और उसने फॉर्म भर दिया है, तो उसके क्या है अगर 20 आते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि 80.5 से कम है, दोनों का स्कोर 40 होता है तो उसको उसके एवरेज मिलेंगे, नहीं, उसके जितने मार्क्स हैं उसके उतने ही रहेंगे, ठीक है। और अगर बढ़ते हैं तो बढ़ भी जाते हैं। जैसे 20 मार्क्स आए हैं तो उसको आई थिंक 36 मार्क्स लेने होंगे अगर उसको पास होना है तो 36 मार्क्स आएंगे, तो 36 + 20 डिवाइड बाई 2, तब जाके उसके 28 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक क्राइटेरिया था, आपने हो सकता ध्यान से सुना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि रिवैल्यूएशन विल बी डन रूल फ्रेम। तो ये जो भी हर साल चेंजेस होते हैं वो उनका कमेटी डिसाइड करती है, काउंसिल वगैरह। इन केस रिज़ल्ट ऑफ एनी स्टूडेंट इज़ डिलेड, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि जैसे लगता है यूनिवर्सिटी अपनी दादागिरी चलाना चाहती है। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट का लॉस है और यूनिवर्सिटी का फ़ायदा है। अगर किसी भी वजह से डिले होता है रिज़ल्ट में और उसको री का फॉर्म भरना पड़ता है, तो इस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानती। और इसमें जो है ऐसा भी नहीं है कि उसको दोबारा से कोई एग्ज़ाम, अगर उसने री का एग्ज़ाम नहीं दिया, नहीं फॉर्म री के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया है क्योंकि वो रिवैल्यूएशन के जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा से कोई फ़िलअप करने के लिए मौका दिया जाएगा या उसको एग्ज़ाम के लिए फिर से कोई चांस मिलेगा। वो फिर नेक्स्ट, जैसे इवन है तो इवन और ओड है तो ओड, तो नेक्स्ट ओड, मान लीजिए अगर ओड में री आई है तो नेक्स्ट ओड में ही उसको चांस मिलेगा कि वो फिलअप करे, मतलब उसका 1 साल ख़राब हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अ कैंडिडेट विल बी परमिटेड, तो उसको जो है 15 दिन के अंदर रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे उसके पास से DMC आ जाती है, ये पुराना रूल है। अब तो बस जैसे ही ऑनलाइन आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता है, मेनली 15 दिन के अंदर आ जाता है, तो आपको इन 15 दिन के अंदर आपको करना होता है।
चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द आंसर बुक इज़ लॉस्ट, तो इसमें भी यही है कि अगर आपकी आंसर बुक कॉपी अगर खो जाती है तो आपको अगली बार री का जो फॉर्म है, रिवैल्यूएशन अगर आपने भर दिया और आपके जो है ओरिजिनल जो आपने पेपर दिया था वो कॉपी नहीं मिलती है, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है कि आप नेक्स्ट बार जब वैसे उसी सेमेस्टर के मतलब ओड के हैं तो ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब आपको फ़ीस नहीं देनी होगी उसकी, ठीक है। नो री एग्ज़ामिनेशन फ़ी शैल बी चार्ज फ्रॉम अ कैंडिडेट हु ऑप्ट्स फॉर री एग्ज़ामिनेशन अंडर दिस क्लोज। ओके, देन इसमें बस यही है कि आपको अगली बार चांस मिलेगा और आपको पासिंग मार्क्स 28 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए बेनिफिशरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ द कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड और अर्न कंपार्टमेंट and has applied for revaluation but his result of revaluation is not declared before the next examination and he or she appears in the examination in the paper in which he had failed, the better of the two marks। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट नहीं आता और आप रीअपीयर का भी फॉर्म भर देते हैं तो दोनों आपके जो एग्ज़ाम्स है उसमें जिस भी एग्ज़ाम का आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने रीअपीयर का फॉर्म दिया और उसमें आपके 56 मार्क्स आते हैं और रिवैल्यूएशन में आपका बढ़ के मान लीजिए पहले 28 से नीचे ही थे क्योंकि आप री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए 20 मार्क्स थे आपके, तो आपको अगर दोबारा से री का एग्ज़ाम दिया और उसमें आपके 60 क्रॉस करते हैं तो आपका मतलब रिवैल्यूएशन के स्कोर के और रीअपीयर के स्कोर में जो भी आपके बेस्ट मार्क्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट तो इन्होंने थोड़ी सी कंडीशन बता रखी है कि आपके 300 रुपये हर एक सब्जेक्ट के लगेंगे और उसके बाद लेट प्रोक्यूरमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शैल नॉट बी एंटरटेन एज अ प्ली फॉर इट्स लेट सबमिशन इन एनी केस, ठीक है। तो आपका जो है लेट सबमिशन अगर होता है तो वो आपका माना नहीं जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको टाइम पर ही सबमिट करना होगा। ऑल लीगल डिस्प्यूट्स रिलीजिंग टू एग्जामिनेशन एडमिशन ऑफ स्टडीज़ विल बी सब्जेक्टेड टू सिरसा। इट इज़ अ फॉर्मेलिटी। The candidate is allowed to withdraw. The revaluation has not been received in the office. No fee will be refunded in such case। तो अगर रिवैल्यूएशन स्कोर अगर यूनिवर्सिटी के जो भी हेड हैं वहाँ उन तक नहीं पहुँचता है और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको कोई अगर आप क्लेम करते हैं विड्रॉ करने का तो आपको कुछ ऐसा नो फी विल बी रिफंडेड इन सच केसेस, ठीक है। तो आपको कोई फ़ीस वापस नहीं मिलती। अगर आपने एक बार फ़ीस दे दी तो अगर सब स्मूथली चलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाती यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। और अगर आप ये आपके लिए 5th इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप उसकी फ़ोटोकॉपी अगर आप देखना चाहते तो 15 दिन के अंदर, जैसे रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आता है 15 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। ये भी आपका आई थिंक अब इसी बार हुआ है, कोविड-19 के अंडर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं ई पेमेंट के, तो ये फॉर्म भी जल्दी आपका जो है ऑनलाइन मिलेगा, तो वहाँ से आप भर सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ पी जब लॉगिन करेंगे तो ऊपर ABCD टाइप समथिंग सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो आप जैसे पी पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जो लिंक ओपन होता है उसमें एक होता है फ़ोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, तो आप वहाँ पे जाके अपना देख सकते हैं कि अगर ये फॉर्म आते हैं तो आपका 100 रुपीज़ पर आंसर बुक आपका चार्ज लगता है अगर आपको आंसर कॉपी भी आपकी सब्जेक्ट की किसी सब्जेक्ट की देखनी है, रिवैल्यूएशन जिसका आपने करवाया है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी रिस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड एंड नो। अगर
आपने गलत फॉर्म लेकिन अब तो ऑनलाइन है तो इसमें गलत फिलअप का कोई मतलब ही नहीं है, बस आपको सिर्फ आधार कार्ड आपको थोड़ा सा ध्यान से भरना है। द रिवैल्यूएशन डन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द रिजल्ट रिवैल्यूएशन कंडक्टेड डिक्लेयर। तो इसमें यही है कि आपको सिर्फ आपका रिवैल्यूएशन स्कोर बता दिया जाएगा, आप उस पर कोई अपनी टिप्पणी या कुछ उसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 8th पॉइंट बताता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट DMC से। ये आपका पुराना था, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये अभी फ़ोटो वोटो वो सब ऑनलाइन देता है आपको, आपका जैसे जो भी प्रोफाइल रहता है वो CDLU वेबसाइट में मिलता है। तो आपको फ़ोटो साइन ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ आधार कार्ड नंबर लिखना होता है और पेमेंट और अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होती है। तो अभी ये आपको मैंने बता दिया है कि जो भी कंडीशंस है इसमें आपको जो ध्यान देने वाले पॉइंट थे वो थे सेकंड पॉइंट में जो भी 15% और 10% आई थिंक डज नॉट मैटर टू एवरीवन, क्योंकि सब तभी फॉर्म भरते हैं जब उनके मार्क्स उन्हें बढ़ते दिखाई देते हैं। तो डिक्रीज़ होना मार्क्स का तो वो फिर ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि रिवैल्यूएशन के उसमें जो आपके मार्क्स डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा इंक्रीज़ ही होते हैं या जितने आए हैं उससे तो बढ़ के ही आएंगे, ठीक है। तो 15% मार्क्स 15% का जो क्राइटेरिया है मेरे को यूनिवर्सिटी का अच्छा नहीं लगा था। तो अगर आपको भी ये अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस ऐसे रूल्स में कुछ चेंज आए, और क्योंकि जितना डिज़र्व करता है उतने तो चाहे रिवैल्यूएशन में मिले चाहे पहले मिले उतने मार्क्स बच्चे को मिलने चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।